हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, ठीक है? एक बार ऑडियो वीडियो बता देना फटाफट, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। छोटा सा एक टॉपिक पढ़ाना है आपको, उसके बाद फिर हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब करेंगे। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रॉली, संगम, शिवकांत, आयुष, रेक्ल्यूज, राज, सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मैंने एक छोटा सा आपको टॉपिक पढ़ाना है, वर्ब का ही हिस्सा है, वर्ब और इन्वर्जन। ये इन्वर्जन टॉपिक मैंने थोड़ा बहुत आपको कंजंक्शन चैप्टर में भी पढ़ाया था, आपको याद होगा। कंजंक्शन चैप्टर में भी थोड़ा बहुत इन्वर्जन पढ़ाया था। फिर मैं आपको इन्वर्जन आज वर्ब में भी पढ़ाऊंगी, और इन्वर्जन का भर भर के हिस्सा हम पढ़ेंगे एडवर्ब में, ठीक है? एडवर्ब में भी पढ़ने वाले हैं, बट अभी वर्ब इन्वर्जन का वो हिस्सा जो वर्ब में आता है उसको पढ़ेंगे। और एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी, वर्ब एंड पैरेललिज्म। ये भी एग्जाम का फेवरेट है, ये भी वर्ब का हिस्सा है। अब दिमाग में आएगा मैम ये इन्वर्जन क्या होता है? जिन्होंने कंजंक्शन का क्लास देखा है उसको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भी देखा है फिर से समझा दूंगी। फिर आएगा मैम वर्ब और पैरेललिज्म क्या होता है? ये मैंने आपको कंजंक्शन और पैरेललिज्म करवाया था ना, कि नॉट ओनली अगर नाउन से पहले है बट ऑल्सो नाउन से पहले है तो नॉट ओनली को भी नाउन से पहले होना है, ऐसा वाला कुछ बताया था। तो यहाँ पे हम वर्ब चैप्टर में भी इसको करेंगे, ठीक है? और इसका कुछ थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, ऑल ओके है ना? हाँ, इसका कुछ थ्योरी वगैरह नहीं लिखना है, ठीक है? ये वर्ब और इन्वर्जन और वर्ब और पैरेललिज्म का कोई रूल्स वगैरह नहीं होता है। बस आप डायरेक्टली, पहले तो मैं आपको वर्ब और इन्वर्जन करवा रही, इससे रिलेटेड आपका बहुत बार एग्जाम्स में प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जो बच्चे कंजंक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो लेट से क्लास ज्वाइन किए थे ना, उसको समझा देती हूँ कि इन्वर्जन क्या होता है। अब दिमाग में आएगा मैम व्हाट एग्जैक्टली इज इन्वर्जन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन्वर्जन? इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन वर्ड बना है इनवर्स से। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट, ठीक है? इनवर्स का मतलब है उल्टा, ऑपोजिट होता है। जनरली पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है और फिर बाद में वर्ब आता है। पहले सेंटेंस में कर्ता, उसके बाद क्रिया, ठीक है? क्रिया। लेकिन उल्टा कब हो जाता है? इन्वर्जन कब होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है, तो आप बस सिंपल लैंग्वेज में बोलिएगा व्हेन। इन्वर्जन का मतलब उल्टा। उल्टा कब हो जाता है? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, व्हेन वर्ब। ऐसे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लेकिन इन्वर्जन कब होता है? व्हेन वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, ये वाला लिख सकते हो, ओके? सब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया उसको इन्वर्जन बोलते हैं। वैसे मैंने ये कंजंक्शन वाले चैप्टर में भी लिखवाया था, ठीक है? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं। और जनरली, हमेशा नहीं, जनरली वर्ड यूज किया है मैंने, ऑलवेज वर्ड यूज नहीं किया है। ऑलवेज का मतलब है हमेशा, और जनरली का मतलब है सामान्यता, हमेशा नहीं, जनरली। इन्वर्जन, इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन्वर्जन किस में यूज होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन फिर मैंने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया भी था कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो प्रश्नवाचक नहीं है, लेकिन जो एडवर्ब से स्टार्ट है वो भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ठीक है? तो जनरली इन्वर्जन किस में लेता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस इसलिए जनरली लिखा, हमेशा नहीं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, लिख लीजिए इसको।
ठीक है। जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंस में ना सब्जेक्ट के पहले ही वर्ब आ जाता है। मैंने लिखा सेंटेंस, देखो, वॉट यू आर डूइंग, ये गलत है। क्या कर रहे हो, ये कैसा सेंटेंस है? ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, गलत है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है तो उल्टा नहीं हो रहा है ना, इन्वर्जन नहीं हो रहा है। बट ये तो प्रश्नवाचक सेंटेंस है और प्रश्नवाचक सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए ना। तो व्हाट यू आर डूइंग नहीं होगा, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू सही होगा। आर यू मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। अगर आंसर दे रहे हैं ना तो इन्वर्जन नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा आई एम टीचिंग, तो ये तो प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं है ना, ये सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं है, तो यहाँ तो नॉर्मल होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। बट प्रश्नवाचक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है। पहले वर्ब डालोगे फिर सब्जेक्ट। ओके। उसी तरह सेंटेंस आ गया when he will come, कब आएगा वो? ये भी सेंटेंस गलत है क्योंकि ये प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक में सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आता, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है। क्या होगा? when will he come, when will he come। अब दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैम इन्वर्जन हमेशा सहायक क्रिया से ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो इन्वर्जन में सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी आता है और मेन वर्ब बाद में आएगा। यहाँ भी देखो, यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी आएगा और मेन वर्ब बाद में। तो दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम इन्वर्जन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब आ गया, एक ऑक्सिलरी और एक मेन। कभी कभी सेंटेंस में सीधा मेन वर्ब आ जाता है, हाउ आर यू। अब देखो ये तो मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। प्रश्नवाचक सेंटेंस, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में तो उल्टा होता है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, और यहाँ का आर मेन वर्ब। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा इन्वर्जन ऑक्सिलरी के साथ होता है, मेन के साथ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले वर्ब आए। लेकिन ऑक्सिलरी और मेन दोनों आ गया, ऑक्सिलरी और मेन दोनों आ गया, तो एक ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखोगे और एक को बाद में रखो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। इतना तो समझ में आ गया ना कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन का मतलब है उल्टा। उल्टा मतलब जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया है उसको इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, और जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक सेंटेंस की पहचान क्या है? क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क रहेगा तभी इन्वर्जन करना। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, देखो ऐसा रहता, he asked what are you doing, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपका काम आएगा। उसने मेरे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में, कि तुम क्या कर रहे हो और क्वेश्चन मार्क लगा है। और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। अब मेरे को इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगी ना, ही आस्क्ड दैट, सॉरी दैट नहीं लगाएंगे, ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग, एक ऑप्शन में ऐसा डालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसा ऑप्शन देते हैं वो लोग, ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग, और दूसरा ही आस्क्ड व्हाट वाज आई डूइंग। देखो ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब क्वेश्चन मार्क सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हेल्प करने वाला है। तो आपके दिमाग में दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम है। यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है नो इन्वर्जन, नो इन्वर्जन। और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। अब बताओ कि इस सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए या नहीं चाहिए? को रिफ्रेश कर लेती, कमेंट्स लेट से आ रहे। चाहिए या नहीं चाहिए बताना।
इन्वर्जन नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ मुझे बताना है ना, देखो कि व्हाट से, हाउ से, व्हेन से सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं बनता है। सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनने के लिए ना क्वेश्चन मार्क चाहिए, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ना क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है, ठीक है। और फुल स्टॉप में बदल गया, इसका मतलब है फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है, तो ये वाला गलत है, पहला वाला ऑप्शन सही है। बट ये क्वेश्चन में तो इन्वर्जन चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए, इन्वर्जन चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है कि व्हाट, हाउ से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी नहीं बनता है, मतलब इंटरोगेटिव नहीं बनता। मैंने लिखा हाउ आर यू, तो ये तो प्रश्नवाचक सेंटेंस दिया। हाउ कोल्ड इज इट, ओ माय गॉड आज कितनी ठंड है, सब टाइप से बोला। तो देखो ये वाला ना, हाउ यहाँ भी है, हाउ यहाँ भी है, बट यहाँ हाउ से वाक्य इंटरोगेटिव बन रहा है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए। बट यहाँ देखो हाउ कोल्ड इट सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाल दिया, बट ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादि मोदक सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं? जहाँ पे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, कोई आश्चर्य व्यक्त कर रहे हो, सरप्राइज, ओ माय गॉड आज कितनी ठंड है, ये सरप्राइज वाला सेंटेंस है, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए था? हाउ कोल्ड इट इज, ठीक है, हाउ कोल्ड इट इज होना चाहिए। ओके, तो चलो क्वेश्चन किया जाए। ये मैंने वैसे कंजंक्शन चैप्टर में भी पढ़ा दिया था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, करते हैं। ओके, लेट अस डू द क्वेश्चंस। अब एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये सब आपको बता ही दिया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, दे कुड नॉट टेल मी, वो मुझे बता नहीं पाए कि व्हाई डिड ही नॉट ईट हिज लंच, वो बता नहीं पाए कि उसने लंच क्यों नहीं खाया अपना। यहाँ बिहार आरा जिला से कौन है, मतलब क्यों पूछ रहे हो भाई, क्यों पूछ रहे हो, मतलब क्या करना है, वोट मांगना है। हाँ, ये देखो सबसे पहले क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है, ये क्वेश्चन गलत क्यों है, क्योंकि वाई से सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं बनता है, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क से बनता है, बट यहाँ तो फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आया है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये ईट मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आया, इसका मतलब इन्वर्जन हो रहा है ना, बट इस वाक्य में हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रश्नवाचक नहीं है, ठीक है। और दूसरा, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ईटेन, ये भी गलत है। और यहां भी इन्वर्जन हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, ये भी नहीं चाहिए। एंड कल ना मैं भूल गई थी आपका मॉडल वर्ब्स डलवाना। ओके, हाँ, प्रैक्टिस शीट सेकंड पीडीएफ सेम है मैम, प्रैक्टिस सेकंड पीडीएफ सेम है, मतलब सेकंड पीडीएफ तो अभी डाला है विकास, पता नहीं डाला है विकास, आपने कोई सेकंड पीडीएफ डाला है क्या बॉब का? नहीं डाला है ना। तो ऐसा करना कि हम कैसा कैसा बना है, एक तो इम्प्रूवमेंट है, उसके बाद में एरर फ्री लगो सारा, नहीं तो उसके बाद कैसा है, बेसिक वर्ब 1, वर्ब 2 नहीं, ऐसे वर्ब 1 हो गया हमारा इम्प्रूवमेंट,
फिर बाद 2 3 4 5 6 इस टाइप से है। वर्ब 1 इम्प्रूवमेंट है। नहीं फिर उसी टाइप से हम बेसिक वाला है शायद उस अच्छा टाइप मैं से। क्लास लेके आती हूँ, मेरे को दिखा देना ठीक है, है दिखा। उसके बाद डालना है। ठीक है मैं डलवा दूंगी, मैंने एक बार देख लूंगी, कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि वर्ब का ना आपको बहुत सारा शीट देना है। एक शीट तो आपके पास इम्प्रूवमेंट का चला गया है, ठीक है, आप देखना है कि कैसे लिखा हुआ है। एक बेसिक वर्ब 1 ऐसा कुछ होगा, बेसिक वर्ब 2, बेसिक वर्ब 3, फिर नॉन फाइनाइट। ओके मैं देख लूंगी, वो डाल देंगे। I asked him how he could go out if it started raining. देखो ये भी रॉन्ग है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन आ रहा है, बट ये तो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए। और कुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, बट गोज तो V5 है, ही कुड गो होना चाहिए था ना, गलत। और दूसरा यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन नहीं चाहिए। अगर इन्वर्जन नहीं भी होता ना, सपोज ही कैन भी रहता, फिर भी सेंटेंस गलत होता, क्योंकि सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, पास्ट पास्ट, और कैन को कभी भी पास्ट में यूज नहीं करेंगे, कैन का पास्ट कुड है। सी, सी होगा। ओके पास्ट में जा रहा है ना, तो कैन नहीं यूज कर सकते, कुड यूज करें। आई आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर इज ही गोइंग, मैंने ट्रैवलर से पूछा कहाँ जा रहे थे, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए। वेयर से हाउ से सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं बनता, इंटरोगेटिव बनने के लिए क्वेश्चन मार्क चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इन्वर्जन नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ तो चलो इन्वर्जन नहीं हो रहा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब, यहाँ इन्वर्जन हो रहा है ना, तो नहीं चाहिए, ये भी गलत। अब सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, उसने पास्ट में पूछा था, तो इस तो नहीं होगा, वेयर ही वाज गोइंग। वेयर डिड यू केम फ्रॉम, अब इसमें तो इन्वर्जन चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें तो इन्वर्जन चाहिए, और इसमें इन्वर्जन हो भी रहा है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, हो भी रहा है, तो फिर भी ये गलत है, क्योंकि डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है, डिड भी पास्ट है और केम भी पास्ट है, तो डिड के साथ केम नहीं होता, कम होना चाहिए, क्वेश्चन गलत, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे डिड के साथ V5 लगा दिया, डिड के साथ तो V1 होता है, ये भी गलत है। और यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, बट ये तो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, ये सब प्रश्नवाचक नहीं था, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए था, बट ये तो प्रश्नवाचक है, इसमें इन्वर्जन चाहिए ना, दिस वन इज करेक्ट, इसमें तो नहीं हो रहा। वेयर डिड यू कम फ्रॉम, ओके ओके, ये भी हो गया, बस यही था इन्वर्जन, ठीक है। अब चलो इन्वर्जन बस मतलब कोई बड़ा सा ऐसा टॉपिक नहीं था, बस मुझे बताना था कि इन्वर्जन होता क्या है, एक छोटा सा पार्ट था। रुको एक मिनट, अब मुझे वर्ब और पैरेललिज्म करवाना है, छोटा छोटा पार्ट, उसके बाद फिर मैं नॉन फाइनाइट वर्ब शुरू करूंगी, ठीक है। तो वही मैंने बोला था ना कि बहुत छोटा सा हिस्सा है, बस इन्वर्जन क्या होता है और वर्ब के साथ इन्वर्जन वाला एग्जाम में कैसे एरर आता है।
ओके, अब आ जाओ वर्ब एंड पैरेललिज्म। अब बोलोगे मैम ये क्या होता है और इससे कैसे क्वेश्चन आता है? इसका कोई थ्योरी नहीं लिखना। पैरेललिज्म का मतलब होता है सेम, समांतर। सेम सेम, पैरेललिज्म का मतलब है सेम या सिमिलैरिटी। देखो, पैरेललिज्म किस चीज से होता है? पैरेललिज्म किया जाता है कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैं, मुझे ये बोलना है ना कि अगर हमारा दो कोई भी वर्ड एंड से जुड़ा है, हमारा और से जुड़ा है या बट से जुड़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है। ओके, कंजंक्शन दो चीजों को जोड़ता है और बहुत वफादार है, मतलब एकदम कोई भेदभाव नहीं करता, सिमिलैरिटी करता है। अगर हमारा दो वर्ड एंड से जुड़ा है, तो अगर ये वाला वर्ड वर्ब है तो ये भी वर्ड वर्ब होगा। अगर एंड से जुड़ा दो एडजेक्टिव है, अगर पहला एडजेक्टिव है तो दूसरा भी एडजेक्टिव है। तो ये आप देख रहे हो, कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम होता है समांतर रखना, कोई भेदभाव नहीं करके। अगर अगर हमारा दो वर्ब एंड से जुड़ा है, अगर एक V1 है ना तो दूसरा भी V1 होगा, एक V3 है तो दूसरा भी V3 होगा। तो इसी को हम बोलते हैं वर्ब के साथ पैरेलल रखना है। अगर सेंटेंस में हमारा एक वर्ड V1 है और एंड से जुड़ा है तो दूसरा भी V1 होगा। उसी तरह मैं थोड़ा सा आपको पैरेललिज्म एडजेक्टिव पे भी पढ़ाऊंगी। अगर हमारा दो वर्ड एडजेक्टिव से जुड़ा है तो दोनों का डिग्री सेम होगा। पैरेललिज्म में आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाऊंगी। अगर दो वर्ड, दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा है तो दोनों का केस सेम होगा। बस अभी याद रखो ना, वर्ब और पैरेललिज्म। वर्ब अपने साथ, वर्ब अपने साथ सारा चीज समांतर लेता है। अगर वाक्य में एक V1 जा रहा है तो बाकी सारा भी V1 जाएगा। अगर वर्ब का एक ING है तो बाकी सारा भी ING आएगा। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, आपको सेंटेंस से समझ में आएगा। ठीक है, वर्ब और पैरेललिज्म क्या होता है। आप क्वेश्चन देखो, हाँ देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लिख लो वर्ब और पैरेललिज्म। अब देखो, द फॉलोअर्स ऑफ हिंदू, ठीक है, ये PYQ है। द फॉलोअर्स ऑफ हिंदू क्राफ्टेड जायंटिक टेम्पल। जायंटिक का मतलब होता है ह्यूज टेम्पल, इन विच दे कुड गो इनसाइड एंड वर्शिप। जरा सेंटेंस पर ध्यान से देखना। ये जो पैरेललिज्म होता है ना, पैरेललिज्म को चेक करने के लिए पैरेलल रखना मतलब समांतर रखना, और दो चीजों को समान रखने के मतलब एक जैसा रखने के लिए उन दो चीजों का जुड़ा रहना जरूरी है ना। तो पैरेललिज्म चेक करने के लिए ना पहले कंजंक्शन चेक करना, देखना कि सेंटेंस में कंजंक्शन कहाँ पे। देखो यहाँ पे कंजंक्शन है, तो पैरेललिज्म हम करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? ये कंजंक्शन का लेते हैं। पहले तो मुझे बताओ कि ये एंड किसको जोड़ रहा है? एंड किसको जोड़ रहा है? पैरेललिज्म मैंने कंजंक्शन चैप्टर में भी पढ़ाया था, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला में। बट अभी मैं पैरेललिज्म का वर्ब वाला एग्जांपल बताओ, एंड किसको किसको जोड़ रहा है? ये एंड वर्ड किसको जोड़ रहा है? दे को जोड़ रहा है? दे को नहीं जोड़ रहा है, क्योंकि दे तो एक पर्सन है, और एंड से जोड़ू तो यहां बाद में भी तो एक पर्सन का जिक्र होता ना। ठीक है, अगर अगर ये एंड दे को जोड़ता किसी और व्यक्ति से तो उस व्यक्ति का जिक्र होता ना सेंटेंस में दूसरे पार्ट में। जैसे ऐसा रहता दे एंड आई, वे एंड मैं, या दे एंड यू। तो नहीं जोड़ रहा है, हाँ दे को नहीं जोड़ रहा है। ये किसको जोड़ रहा है? दे कुड गो इनसाइड, इनसाइड को भी नहीं जोड़ रहा है। दे कुड ये जोड़ रहा है गो को। ओके, बहुत बड़ा सा मंदिर बनाया जहां पे फॉलोअर्स वहां पर जाकर और पूजा कर सके, तो ये गो को जोड़ रहा है किससे? वर्शिप से। तो ये तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है। ये तो V1 है, बट वर्शिप तो V2 भी, वर्शिप का V2 और V3 सेम होता है। हैज हैव हैड के साथ लगाया तो V3 है, और बगैर लगाया तो V2। अब बताओ कि क्या ये सेंटेंस सही है? देखो, कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है। कंजंक्शन या तो V1 को V1 से जोड़ेगा, या तो V2 को वर्ब के सेकेंड फॉर्म को सेकेंड फॉर्म से जोड़ेगा, या तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को थर्ड से जोड़ेगा। तो आप बोलोगे कि मैम हम तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर ये V2 है ना तो इसको भी V2 कर देते हैं। ठीक है, कुछ के दिमाग में ये आएगा, और कुछ के दिमाग में ये आएगा कि मैम अगर ये V1 है तो इसको भी V1 कर देते हैं। हम इसको देखकर इसको V2 V3 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मॉडल के बाद
मॉडल के बाद कभी भी V1 V2 V3 नहीं आता, मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है। तो ये तो V1 सही है और एंड से जुड़ा है, तो इसको भी हम V1 ही करें। इसी को बोलते हैं पैरेललिज्म। देखो एंड कितना वफादार है, एंड कितना वफादार है, V1 को V1 से जुड़ रहा है। ओके हाँ, यस, द फॉलोअर्स ऑफ हिंदू ने एक मंदिर बनाया, वहां पर वो जाकर पूजा कर सके भगवान के पास। ठीक है, इसी को पैरेललिज्म बोलते हैं। ओके, दे कुड गो इनसाइड एंड वर्शिप्ड नहीं होगा, वर्शिप्ड का मतलब तो ऑलरेडी पूजा कर चुके हैं, वो वहां जाकर पूजा करे। नेक्स्ट आ जाओ। अब मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओगे कहां पे एरर है। जब भी पैरेललिज्म ढूंढना हो ना, तो आप देखो क्या ढूंढने के लिए बोला है मैंने। हाँ, द मिनिस्टर प्रेज द रिकॉर्ड वोटर। देखो ये एंड है, ठीक है, ये एंड है। अब देखना है कि ये एंड किससे जुड़ा है। ओके, ये एंड किससे जुड़ा है, और ध्यान रखना है ना कि जरूरी नहीं है ना कि एंड से जो वर्ड एकदम सटे हुए उसी को जोड़ रहा है, उसी को, इसके बाद एक कुछ वर्ब वगैरह लिया है। ओके, वर्ब वगैरह है, इसका मतलब ये एंड किसी वर्ब से जोड़ रहा है ना, मिनिस्टर को किसी और व्यक्ति से नहीं जोड़ रहा है। किसी और व्यक्ति से जोड़ता तो मिनिस्टर के साथ किसी और व्यक्ति का जिक्र होता। टर्नआउट को भी नहीं जोड़ रहा है, मिनिस्टर ने तारीफ की कि जम के वोटिंग हुई, और मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ये एक विक्ट्री है डेमोक्रेसी के लिए। तो ये किसके लिए जोड़ रहा है, मिनिस्टर ने तारीफ की और मिनिस्टर ने कहा, तो ये V2 है ना, पास्ट टेंस में कहा है, तो इसको भी हमें V2 रखना होगा। एंड कॉल्ड, कॉल्ड होगा, कॉल्ड, प्रेज्ड एंड कॉल्ड। थोड़ा सेंटेंस में देखना होगा ये वर्ब किसके लिए लगा है। ये जो वर्ब हमें लगाना है मिनिस्टर के लिए, मिनिस्टर ने पास्ट में कहा है तो इसको भी पास्ट कर ले। इसी को पैरेललिज्म बोलते हैं। ठीक है, वर्ब और पैरेललिज्म का मतलब है कि एक V2 है तो दूसरा भी V2 ही जाएगा। जैसे एक सेंटेंस में यहां पे लिखती हूं, when I entered the class, I saw the students write. I saw the students writing, and the teacher work on her project. चलो बताओ कहां पे एरर। जब मैं क्लास में एंटर की तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स लिख रहे थे एंड द टीचर वर्क अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते। बताओ।
देखो, नहीं नहीं नहीं, पहले पहले देखो, मैंने जब मैं क्लास में एंटर किया तो मैंने स्टूडेंट्स को, ये एंड किसको जोड़ रहा है? ये एंड किसको जोड़ रहा है? टीचर को थोड़ी जोड़ रहा है। स्टूडेंट, ये एंड ना स्टूडेंट्स टीचर को नहीं जोड़ रहा है। इसने क्या देखा? जब मैं क्लास में घुसा ना, तो मैंने स्टूडेंट्स को नहीं देखा, मैंने स्टूडेंट्स को लिखते हुए देखा और टीचर को वर्क करते हुए देखा। ये आईएनजी है ना, तो इसको भी आईएनजी करना। एंड द टीचर वर्क नहीं होगा, टीचर वर्किंग वर्किंग वर्किंग। ये मैं आपको बताऊंगी कि ये आईएनजी क्या है। ये जो आईएनजी है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म में होता है। आपने क्या करते हुए देखा? स्टूडेंट्स की विशेषता बताई जा रही है ना, लिखते हुए देखा और टीचर को वर्क करते हुए देखा, ठीक है? एक ये हो गया। एक और भी एग्जांपल दे रही। द स्कूल प्रोवाइड्स, the school provides opportunities for swimming, painting, and to obtain information about करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देता है, ठीक है? देखो जरा ध्यान से सुनना, ये जो आईएनजी है ना, ये वर्ब नहीं है। ये क्या है? फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद, फॉर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है, ठीक है? नाउन आता है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम ये नाउन कैसे हो गया? बताया था ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कभी कभी नाउन का काम भी करता है, जिसको जीरेंड बोलते हैं। तो ये जीरेंड है, ये भी जीरेंड है और एंड से जुड़ा है, और ये तो इन्फिनिटिव हो गया। 2+V1 फॉर्म तो इन्फिनिटिव हो गया। बट कंजंक्शन तो बहुत वफादार टॉपिक है ना। जैसे V1 को V1 से जोड़ेगा, V2 को V2 से जोड़ेगा, उसी तरह जीरेंड को जीरेंड से जोड़ेगा ना। ये जीरेंड है, ठीक है? ये जीरेंड है, और प्रेपोजिशन के बाद हमें जीरेंड ही चाहिए होता है। ये जीरेंड है, ये भी जीरेंड है, तो इसको भी तो जीरेंड करोगे, इन्फिनिटिव नहीं करो। आप ये भी बोल सकते हो कि मैम ऐसा भी कर सकते हैं ना, इसको इन्फिनिटिव है तो इसको भी इन्फिनिटिव कर देते हैं, टू पेंट, टू स्विम। नहीं, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद कभी भी इन्फिनिटिव नहीं आता। प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी वाला जीरेंड आता। ऑब्टेनिंग होगा, ऑब्टेन्स नहीं होगा, ऑब्टेनिंग। क्योंकि ये जो स्कूल है ना, ये प्रोवाइड्स को नहीं जोड़ रहा है। स्कूल प्रोवाइड करता है मौका, क्या चीज के लिए? क्या चीज के लिए? पेंटिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, करियर के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। तो कहीं से भी मत सोचना कि ये प्रोवाइड्स को इससे जोड़ रहा है, प्रोवाइड्स को नहीं जोड़ रहा है। क्योंकि प्रेपोजिशन, ये तो वर्ब है, और प्रेपोजिशन के बाद आप वर्ब थोड़ी डालोगे। प्रेपोजिशन के बाद नाउन डालो, नाउन नाउन नाउन, ठीक है? आगे बढ़े। अगेन यहां भी देखो, यहां भी क्या है? एंड है। ये एंड किसको जोड़ रहा है? वो गया उसके पास और उससे पूछा कि वो उसने उसकी इंसल्ट क्यों की। वो उसके पास गया, पास्ट टेंस में, V2। उसके पास गया और उससे पूछता नहीं है, वो उसके पास गया पास्ट टेंस में और उससे पूछा, तो वो V2 है, तो इसको भी V2 लगा। इसी को पैरेललिज्म बोलते हैं, ठीक है? पैरेललिज्म, आपको पैरेललिज्म से भर भर के एरर्स आते हैं, यू हैव टू चेक। वो उसके पास गया, और आप बोलोगे मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं। देखो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये प्रेजेंट है ना, तो चलो इसको भी प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन आगे जाके सेंटेंस देखो ना, वो पास्ट टेंस में गया और पूछा कि तुमने मेरा इंसल्ट क्यों किया था, पास्ट टेंस में जा रहा है ना, तो ये तो पास्ट रहेगा ही, इसको पास्ट में बदल दे। आंसर बी पार्ट में होगा, ए पार्ट में नहीं। पैरेललिज्म का एरर्स आपको बहुत सारा आपके सेट्स में मिलने वाला है। ऐसे पता नहीं चल पाता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि यहाँ पे पैरेललिज्म का एरर है।
1 नंबर क्वेश्चन में ना 2 बार मॉडल लगाने की जरूरत नहीं है, उसने मॉडल को कॉमन ले लिया है। ठीक है, 2 बार मत लगाओ। ही कुड गो इनसाइड, जैसे ही कुड गो इनसाइड एंड कुड वर्शिप। ठीक है, तो 2 बार बोलने से कुछ अटपटा सा लग रहा है, तो इन्होंने वुड को कुड को कॉमन ले लिया, इसके साथ V1 लगा दिया है और कुड हटा दिया। यहाँ जो वर्शिप था, ही कुड गो एंड ही कुड वर्शिप, V1 रहे, कुड को कॉमन मान लिया, 2 बार नहीं लगाया। ठीक है मैम, पहला वाला नंबर बता दीजिए। चलो बताओ कहाँ पे एरर है। जैसे ऐसा भी हम लिखते हैं ना, ही विल कम एंड हेल्प मी, वो आएगा और मेरी हेल्प करेगा। 2 बार विल नहीं लगाते, ही विल कम एंड ही विल हेल्प मी। इन्होंने क्या किया है, विल मॉडल वर्ब है, उसके साथ V1 है और ये भी V1 है, यहाँ पे विल को कॉमन ले लिया, इसके साथ V1। अगर विल हटा देती तो ही के साथ तो हेल्प्स होता ना। 1 में क्राफ्टेड क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव का भी काम करता है। अच्छा नहीं, यहाँ तो वर्ब है। द फॉलोअर्स ऑफ हिंदू ने एक मंदिर बनाया, यहाँ तो ये वर्ब है। ठीक है, यहाँ तो एक वर्ब है और ये भी सब्जेक्ट है और इसका भी एक वर्ब है। और ये जो एंड है ना, ये जो एंड है, ये वर्शिप्ड को नहीं जोड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि हिंदू ने, फॉलोअर्स ऑफ हिंदू ने एक मंदिर बनाया और वर्शिप किया। मंदिर बनाया ताकि वहां जा सके और पूजा कर सके। आपको देखना है ना कि ये एंड किसको जोड़ रहा है, जाके और वहां पूजा करना है। ये क्राफ्टेड से नहीं जुड़ रहा है। उसी मैं पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि किसको जोड़ रहा है। बिफोर यू फाइनलाइज अब देखो, फाइनलाइज करने के पहले कोई भी चीज को पहले तो सर्च करो और उसके बाद कंपेयरिंग करो। तो ये जो एंड किसको जोड़ रहा है, ये जो एंड है किसको जोड़ रहा है, ये एंड किसको जोड़ रहा है? कोई भी चीज को ना फाइनल करने से पहले ढूंढो और कंपेयर करो। फाइनलाइज और कंपेयर को नहीं कंपेयर कर रहा है, मतलब इसका बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कोई भी चीज को फाइनल करने के पहले ढूंढो और कंपेयर करो, तो सर्च से कर रहा है। सर्च V1 है तो इसको भी V1 भी। सर्च एंड कंपेयर, कहीं से भी ना मत सोचना कि फाइनलाइज को कर रहा है। ओके, इसी को पैरेललिज्म बोलते हैं। हाँ, अब ये वाला, अभी तक देखो मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा सेंटेंस दिया था। ठीक है, सेंटेंस छोटा छोटा दिया था। अब ये वाले सेंटेंसेस थोड़ा लेंदी है और 2017 के पेपर का है। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो कि मैम झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। 2017 के, ठीक है, 2017 के मेंस का पेपर बहुत टफ आया था और उस पेपर में ना भर के एरर्स था वर्ब का। इसीलिए जब मैं वर्ब जो पढ़ाती हूँ ना, तो मतलब 2017 का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चंस लेके आती। ओके, 2017 मेंस का क्वेश्चन है और पैरेललिज्म का एरर आया था। चलो, सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी है। अर्थ के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है और सस्टेन करना है, एंड वी नीड टू शेयर अवर रिसोर्सेज अक्रॉस स्पीशीज एज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। क्योंकि 2017 के पेपर में ना एरर का सेंटेंस सब बहुत लेंदी आया था। कई तो बोलते थे मैम सेंटेंस तो ऐसा लग रहा था ना कि एक छोटा सा क्लोज टेस्ट आ गया है, एरर वाला इतना लेंदी दिया। और उसका हिंदी भी करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस अब ग्रामेटिकल एरर निकालो। अर्थ के रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करना है और सस्टेन करना है, बचा के रखना है। तो मुझे बताओ कि ये जो एंड किसको जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है सस्टेन को। सस्टेन मतलब बचा के रखना, सस्टेन V1 है। अभी मैं वर्ब और पैरेललिज्म करवाऊंगी। जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी ना, तो मैं एंड से एडजेक्टिव को जोड़ूंगी, प्रोनाउन में एंड से प्रोनाउन को जोड़ूंगी। बट यहाँ हम चूंकि वर्ब पढ़ रहे हैं तो मैं वर्ब को जोड़ रही हूँ।
देखो बी के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये देखो प्रोटेक्टेड थर्ड फॉर्म है, और ये सस्टेन V1 फॉर्म है। तो आपके दिमाग में जा सकता है कि मैं ऐसा भी तो कर सकते हैं, द अर्थ के रिसोर्सेस हैव, ऐसा भी कर सकते हैं, हैव टू प्रोटेक्ट, एरर तो उसी पार्ट में हैव, इसको V1 देखते हुए इसको भी V1 कर देते हैं, हैव टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ के दिमाग में जाएगा कि मैम अगर ये V3 है तो उसको भी V3 कर देते हैं, हैव टू बी था ना, टू बी प्रोटेक्टेड, बगल वाले को भी V3 कर देते हैं। अब दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है, आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम अगर पैरेललिज्म ही करना है तो ये V1 है तो इसको भी V1 कर देते, और B के बाद V3 है तो इसको भी V3 कर सकते। ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव जा रहा है और नीचे वाला सेंटेंस पैसिव जा रहा है। ठीक है, नीचे वाला सेंटेंस पैसिव जा रहा है। बी के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आ गया ना, ये तो हमने मॉडल वर्ब में पढ़ा भी था, ये बी के बाद बी के बाद जब भी आईएनजी आ गया तो वो एक्टिव होता है, और बी के बाद अगर V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव होता है। ठीक है, और इस सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। अर्थ के रिसोर्सेस को इंसान के द्वारा प्रोटेक्ट करना है। अर्थ का रिसोर्स अपने आप प्रोटेक्ट नहीं करना है, यहाँ सुझाव दिया जा रहा है हमारे द्वारा इसको बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना, तो सेंटेंस पैसिव जाएगा। पैसिव जाएगा इसका मतलब है कि ये तो V3 है, रहना ही चाहिए, ये V3 है तो इसको भी V3 कर देना, सस्टेन्ड कर देना, सस्टेन। ओके, पैसिव ले जाएंगे, हमारे द्वारा प्रोटेक्ट करना है ना, अपने आप थोड़ी प्रोटेक्ट होगा। कुछ तो आपस में कमेंट बॉक्स में बात करने में लगे हुए हैं। पहले बताओ ये क्लियर हो रहा है, ये क्लियर है? ये टू बी इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव चैप्टर में बताऊंगी, इन्फिनिटिव का ही पैसिव है। ठीक है, नेक्स्ट और लेंदी सेंटेंस। हाँ चलो, ये भी आपके 2017 मेंस का पेपर है, दिमाग लगा के पैरेललिज्म पढ़ रहे हैं, पैरेललिज्म वाला एरर ढूंढिए। अफर्मेशंस, अफर्मेशंस का मतलब है पॉजिटिविटी। अगर इसकी हिंदी करने चलोगे ना, हिंदी करने चलते हो तो हिंदी समझ में भी नहीं आएगा। वैसे बता देती हूँ, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है ना तो आप चीजों पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे, बट हिंदी करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये मुझे बताओ कि यहाँ जो विल है क्या है, मॉडल है? आप बोलोगे कि मैम विल तो मॉडल वर्ब होता है ना, मॉडल वर्ब होता है, अगर विल मॉडल वर्ब है तो उसके साथ V1 आना चाहिए। दिमाग में जाएगा आपके क्वेश्चन में कि अरे मैम ने तो बताया है कि विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के बाद तो ऑक्सिलरी वर्ब आता है। यहाँ तो मैम ने क्लास में बताया कि मॉडल वर्ब के बाद इन्फिनिटिव मत लगाना, क्योंकि मॉडल वर्ब्स तो ऑक्सिलरी होते हैं, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब आता है। लेकिन यहाँ का विल मॉडल है ही नहीं, यहाँ का विल के पहले द लगा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये विल नाउन है, और यहाँ विल मॉडल नहीं है, द लगा है, नाउन है। और यहाँ विल का मतलब होता है ना विल पावर, विल पावर मतलब डिटर्मिनेशन के सेंस, डिटर्मिनेशन का सेंस है, डिटर्मिनेशन।
डिटर्मिनेशन का सेंस है कि अफर्मेशंस, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो वो आपके विल पावर को और भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ का विल को ना मॉडल मत समझना। मॉडल होने के लिए तो उसको वर्ब होना है, और वर्ब के पहले आर्टिकल थोड़ी लगता है, आर्टिकल तो नाउन के पहले लगता है। यहाँ का विल नाउन है, और यहाँ विल पावर मतलब डिटर्मिनेशन के सेंस में ये वर्ब है। फायर करने का मतलब है एकदम उत्तेजित करना, एनकरेज करना। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसीलिए ना मेंस का पेपर बहुत टफ था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ तो एरर इसी में करके आ गए थे। ये सब्जेक्ट है, और यहाँ फायर मतलब प्रोवोक करना, एनकरेज करना, स्टिम्युलेट करना। क्या चीज को? पॉजिटिविटी, आपके अंदर के दृढ़ निश्चय को और भी एनकरेज करता है। ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कोई एरर वगैरह नहीं है। ठीक है, एरर वगैरह नहीं है यहाँ पे। अब बताओ कि ये एंड किसको जोड़ रहा है? एंड किसको जोड़ रहा है? जरा बताना। पे टफ नहीं है भाई, इजी है। अफर्मेशंस आपको स्टिमुलेट करता है, आपके अंदर के मनोबल को, डिटर्मिनेशन को। क्या करने के लिए? कि आप अपने गोल पे फोकस करो, टू फोकस और परसिवियर करो। तो ये देखो, ये एंड किसको जोड़ रहा है? ये एंड किसको जोड़ रहा है? जरा देखना, टू फोकस को। तो टू के साथ ये V1 आया है, फोकस V1 है, तो एंड से जुड़ा है, तो इसको भी V1 करो। और ANC वाले वर्ड नाउन होते हैं, बट हमें इसको वर्ब में बदलना है। परसिवियर ये नाउन है, वर्ब हो गया। इजी सेंटेंसेस लेके मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं वही सारा क्वेश्चंस लेके आऊंगी ना जो एग्जाम में आता है। टूवर्ड्स तो प्रेपोजिशन होता है। टू फोकस। ठीक है, नेक्स्ट वाला आ जाओ। अब तो मेरे को तो लेंदी ही करवाना। लेंदी क्या है, ये सब एग्जाम में आया हुआ है। अब जाके तीनों सेंटेंस को चेक करो, आपको 2017 में दिखेगा। A person operating at the pre-conventional level of moral reasoning considers any ethical or decision or dilemma. ये जो और किसको जोड़ रहा है? डिसीजन को। डिसीजन नाउन है, और ये जो डिलेमा है ना, कंफ्यूजन, ये भी नाउन है। तो यहाँ तो कंजंक्शन ने वफादारी निभा दी, नाउन को नाउन से जोड़ा। अब दूसरा कंजंक्शन कहाँ से दिख रहा है? दूसरा कंजंक्शन कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। और व्यू ऑफ अवॉइडिंग V4 है, लूजिंग V4 है, ING है। और तो किसे जुड़ा? इसको भी तो V4 करना है। लूजिंग, अवॉइडिंग पर्सनल हार्म, लूजिंग और सीकिंग पर्सनल गेन। या तो पर्सनल गेन लूज करना, या तो प्राप्त करना, सीकिंग। इन्फिनेटिव में टू को कॉमन ले लिया। और भी पहले इसको कर लीजिए। सीकिंग, ये सब लेंदी सेंटेंसेस है। लेंदी सेंटेंस में ही कंफ्यूजन होता है। तो यही चीज था पैरेललिज्म। ठीक है, एक बार आपको और बता देती हूँ, एक बार और फिर से बता देती हूँ। पैरेललिज्म में देखा जाता है समांतर। एक बार अच्छे से देखो, जिसको दिक्कत हुई है उसको एक बार देखो। हिंदू रिलीजन के फॉलोअर्स ने एक मंदिर बनाया ताकि लोग वहां पे जा सके और पूजा कर सके। वर्शिप्ड में तो ऑलरेडी पूजा कर चुके हैं, लेकिन वहां पे कर सके। मॉडल वर्ब के बाद V1 लगाना। ठीक है, ये जो मॉडल वर्ब है इसके साथ V1। यहाँ पे एंड किसको जोड़ रहा है? गो को जोड़ रहा है वर्शिप से। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर है। सीख का मतलब है प्राप्त करना। अब देखो, मिनिस्टर ने थोड़ा सेंटेंस पढ़ो ना। मिनिस्टर ने तारीफ की, जो बहुत अच्छा वोटिंग हुआ, और मिनिस्टर ने तारीफ की और कहा कि ये तो डेमोक्रेसी की जीत होगी। तो ये कहने का काम किसने किया था? मिनिस्टर ने ना। मिनिस्टर ने तारीफ की। क्या चीज की तारीफ की है?
ये रिकॉर्ड वोटिंग जो हुआ है और कहा, पास्ट में कहा ना, तो ये V2 है, इसको भी पास्ट में V2, कॉल्ड 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 कॉल्ड। ठीक है, ये हो गया। और ये तो बता ही दिया, जब मैं क्लास में घुसी बच्चे लिख रहे थे, ओके, मैंने बच्चों को लिखते हुए देखा और टीचर को काम करते हुए देखा, तो वर्किंग और राइटिंग हो गया। ही वेंट अप टू हर, वो उसके पास गया, उसके पास जाकर उससे पूछा, पास्ट में ना, तो ये वेंट सिंपल पास्ट है, तो इसको भी पास्ट 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 पास्ट। 6 नंबर में फिर से लाऊंगी, 6 नंबर लाऊंगी, एक बार रिवाइज करवा देती। बिफोर यू फाइनलाइज, फाइनलाइज करने से पहले ढूंढो, ओके, और कंपेयर करो। ढूंढना V1 है, कंपेयर करना 5th वाला। हाँ चलो, अगर नहीं लिख पाए हो, ओके, नहीं लिख पाए हो तो 5th वाला से देख लो। अर्थ के रिसोर्सेस को, हमारे द्वारा अर्थ के रिक्वेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो पैसिव जाएगा ना, हैव टू बी प्रोटेक्टेड, और बी के बाद थर्ड फॉर्म आया है, तो इस यहाँ भी थर्ड फॉर्म रहेगा। बी को कॉमन ले लिया है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो इसको भी थर्ड फॉर्म बना दो, ईडी लगा के, ईडी। लास्ट वाला मैं स्लाइड लेके आऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6, अफर्मेशंस फायर द विल टू फोकस एंड परसिवियर टुवर्ड्स गोल रियलाइजेशन। ओके, हाँ, ये देखो, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, ये सेंटेंस को थोड़ा सा पॉजिटिविटी हमें हमें हमारे अंदर क्या डालता है, टू फोकस एंड टू परसिवियर, कभी कभी लास्ट में भी एंड लगा देते, परसिवियर टुवर्ड्स गोल रियलाइजेशन एंड अनेबल, और अनेबल करता है क्या चीज। अच्छा, एक चीज मुझे बताना, इसीलिए थोड़ा सा मैं समझ गई हूँ कि आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम यहाँ भी एक एंड है और यहाँ भी एक एंड है। मुझे बताओ, पहला वाला एंड किसको जोड़ रहा है? पॉजिटिविटी हमें हेल्प करता है फोकस करने में और परसिवियर करने में, तो ये फोकस से जुड़ रहा है, तो मैंने परसिवियर लगा दिया। अब जरा देखो, ये वाला एंड किससे जोड़ रहा है, ये एंड किसको जोड़ रहा है? हाँ, किसको जोड़ रहा है? सेकंड वाला एंड। पॉजिटिविटी अगर हमारे अंदर है ना, तो हमारे विल पावर को हमें हेल्प करेगा, फायर द विल, कि हम फोकस करेंगे अपने गोल पे, एंड हेल्प करेगा हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाने में। तो आप बोलोगे मैम इस एंड के बाद यहाँ भी तो एक वर्ब है, अनेबल V1 है, तो ये किसको जोड़ रहा है? और वैसे भी तो अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो ना कि मैम ये एंड फोकस से जोड़ रहा है, तो ये भी V1 है, ये भी V1 है, तो यहाँ तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे भी सोचते हो ना, तो यहाँ पे V1 ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ये इसको जोड़ रहा है। पॉजिटिविटी से, पॉजिटिविटी हमें एनकरेज करता है, एनकरेज करता है ये काम करने में, और हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाता है। कौन सा? अफर्म, मतलब ये फायर, तो ये फायर से जुड़ा है, तो ये भी V1 है, सही है, फायर से जुड़ा, नहीं रियलाइजेशन से नहीं जुड़ा है। रियलाइजेशन से किससे जुड़ जाएगा? अगर रियलाइजेशन से जुड़ता ना, तो रियलाइजेशन तो नाउन है, और एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, तो यहाँ भी तो नाउन चाहिए था ना, बट ये तो वर्ब है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, तो ये होगा नहीं, ये वर्ब है, वर्ब है, वर्ब। तो अफर्मेशन स्टिम्युलेट करता है, हमें एनकरेज करता है, और अफर्मेशन ही, पॉजिटिविटी ही हमारे अंदर, कभी कभी हमारा सब्जेक्ट से वर्ब बहुत दूर पे रह जाता। नेक्स्ट, ये तो हो ही गया, ये तो बता ही दिया। ओके, ये किसको जोड़ रहा है? डिसीजन को और डिलेमा को, कंफ्यूजन, दोनों नाउन है। और यहाँ पे आपको देखना था ना, ये ING है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आएगा, ING, यहाँ भी देखिए ING, तो एंड से जुड़ा है, यहाँ भी ING, सीकिंग पर्सनल गेन। ओके, अरे टू प्रेप, कहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, जरा बताना तो, उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? खाली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीख लीजिए, ये टू प्रेपोजिशन है। टू के बाद नाउन आता है ना, तब टू प्रेपोजिशन होता है। यहाँ टू के साथ V1 आ गया, यहाँ का टू इन्फिनिटिव है,
इन्फिनिटिव है, यहां भी टू के साथ V1 आ गया, ये भी इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है साहब। उसका ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया। हाँ, ये भी हो गया, सेवेंथ भी हो गया, और चलो ये वाला हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, लेकिन मुझे एक दो चीज और पढ़ा देना है, और मैं सोच रही हूँ ना कि कल मैं जीरण चैप्टर स्टार्ट करूँ, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखिए। ठीक है, कल मैं आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूंगी, इसमें तो आपका दिमाग बहुत खर्च होने वाला है। नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको टीचर बता देते, अरे नॉन फाइनाइट वर्ब मैं आपको पढ़ाऊंगा। नॉन फाइनाइट वर्ब का सबसे खतरनाक टॉपिक है एडवांस वर्ब। कुछ टीचर्स इसको एडवांस वर्ब का नाम दे देते हैं, एडवांस का वर्ब का एडवांस हिस्सा नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें मैं आपको जीरेंड पढ़ाऊंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगी, टाइम लगेगा, और जिसमें अभी तक हमने जो पढ़ा है ना वो सब तो नॉर्मल वाला वर्ब था। कल से हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको और भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ। ओके, परमिएट करना, अलाउ करना। यहाँ पे लिखो, कल नॉन फाइनाइट शुरू करूंगी, पहले ये लिखो। वर्ब का कोई और वर्ब का अच्छा क्वेश्चन भी आता है, ऐसे लिखना। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा ना, टू डाइड एंड, ऐसा, टू वर किल्ड एंड, टू वर मतलब दो लोग मारे गए और एक इंजर्ड थे, वन इंजर्ड। ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। पहले छोटे छोटे रूल्स वगैरह करवा देती हूँ। फिर मैंने लिखा वन वॉज इंजर्ड एंड टू किल्ड। सब रॉन्ग है, अभी बता रही हूँ। वन वॉज किल्ड एंड वन इंजर्ड। तीनों सेंटेंस को लिखिए और डन बोलिए, फिर बोर्ड पे ध्यान दीजिए। लिख के डन बोलना। ओके, अब देखो पहला वाला क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है। पहला वाला दो लोग मारे गए और एक घायल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दो है और ये प्लूरल है, और वन सिंगुलर है। देखो, वाक्य में अगर एक प्लूरल आ गया, एक सिंगुलर आ गया, या वाक्य में अगेन वन सिंगुलर है और ये प्लूरल है, टू प्लूरल है, अगेन यहाँ पे वन सिंगुलर है और यहाँ भी वन सिंगुलर है, या ऐसा भी रहता है। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में तो ऐसे ही लिख देते हैं और वर्ब लगाते ही नहीं है। न्यूज़पेपर में ऐसा लिख देंगे हेडलाइंस में, 2 किल्ड 3 इंजर्ड। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में ऐसा लिखा हुआ मिलता है, वर्ब वगैरह नहीं लगाते हैं, हेडलाइंस को छोटा बनाना रहता है। 1 was killed and 1 injured, और फिर लिखा मैंने 2 were killed and 3 injured। देखो, इस रूल के थ्रू मुझे आपको ये बताना है ना कि ये जो वर्ब है, ठीक है, ये जो वर्ब है ये प्लूरल है, तो ये टू के लिए तो फिट हो जाएगा।
बट ये वर वन के लिए फिट नहीं होगा ना, क्योंकि टू तो प्लूरल होता है, तो टू के साथ वर लगाएंगे। बट इसको हम कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन तब लेते हैं ना जब ये भी प्लूरल होता, यहाँ भी कुछ प्लूरल होता तो हम इसको कॉमन ले लेते, बट ये तो प्लूरल है, बट वन तो सिंगुलर है, तो इसके लिए हमें अलग से ऑक्सिलरी चाहिए। 2 were killed and 1 was injured। उसी तरह हम इसको कॉमन नहीं ले सकते कि ये वॉज इसके लिए भी फिट हो जाए, ये वॉज इसके लिए भी फिट हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्लूरल है, एक सिंगुलर है, यहाँ भी एक सिंगुलर है, प्लूरल है, तो वाक्य में जब भी अलग अलग सिंगुलर आ गया और एक प्लूरल आ गया, अलग अलग ऑक्सिलरी लगाओगे। ये वॉज 1 के लिए तो फिट हो जाएगा, बट ये वॉज 2 के लिए फिट नहीं होगा ना, 2 के लिए तो अलग से प्लूरल लगाना होगा। लेकिन यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, देखो 1 भी सिंगुलर और यहाँ भी 1 सिंगुलर, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, 2 बार वॉज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वॉज इसके लिए भी फिट हो जाएगा, इसके लिए भी। यहाँ 2 बार अलग अलग ऑक्सिलरी इसलिए लगाना पड़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो ये प्लूरल था और ये सिंगुलर था, प्लूरल के लिए अलग, सिंगुलर के लिए अलग। देखो यहाँ सिंगुलर के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग। हम 2 ऑक्सिलरी अलग अलग तभी लगाएंगे जब वाक्य में एक सिंगुलर आया और एक प्लूरल आया। बट यहाँ तो दोनों सिंगुलर था, तो एक ऑक्सिलरी से काम चला लेंगे, यहाँ पर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ भी देखो ये भी प्लूरल और 3 भी प्लूरल, तो फिर से यहाँ वर लगाने की जरूरत नहीं है, इस वर से इसका भी काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे, कॉमन तभी लेंगे जब दोनों प्लूरल हो या दोनों सिंगुलर हो, बट एक सिंगुलर एक प्लूरल हो तो दोनों के लिए अलग अलग ऑक्सिलरी लगाना। थर्ड इज करेक्ट एंड फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। चलो ये भी हो गया। एक और रूल है जो कि इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस पेपर में इसका भी, क्योंकि जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है सब एग्जाम ओरिएंटेड ही है। नेक्स्ट वाला पे मूव करते हैं। थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों सिंगुलर है, दोनों प्लूरल। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट रूल, और एक इंपॉर्टेंट रूल बताना है, उसके बाद कल नॉन फाइनाइट करेंगे। अच्छा, जब मैंने आपको वर्ब स्टार्ट किया था तो क्या बताया था? हैज, हैव, हैड ऑक्सिलरी होता है या मेन? बताना कमेंट बॉक्स में, ऑक्सिलरी होता है या मेन? क्या होता है, ऑक्सिलरी की मेन? अरे हैज, हैव, हैड ऑक्सिलरी वर्ब होता है या मेन वर्ब होता है? बताना, से एक स्लाइड लेना हो। दोनों होता है, दोनों। हैज, हैव, हैज, हैव, हैड, ये दोनों का काम करता है, ऑक्सिलरी का और मेन वर्ब का। ध्यान से समझना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों। अब मैंने लिखा ही हैज अ पेन, और फिर लिखा ही हैज रिटन। ऊपर वाला हैज क्या है? पेन तो नाउन है, ठीक है, पेन नाउन है, तो यहाँ पे एक ही वर्ब है, तो यहाँ का हैज मेन वर्ब है, मेन वर्ब। और नीचे वाला हैज क्या है? ऑक्सिलरी है ना, ये सहायक क्रिया है, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बता रहा, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बता रहा। और ऊपर वाला हैज ना स्टेटिव वर्ब है, ये वाला जो हैज है स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब में क्या आता है? स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन नहीं हो रहा है,
ठीक है, स्टेट बताया जा रहा है, या यहाँ पे स्टेटिव वर्ब पोजेशन बता रहा है। पोजेशन मतलब समझ रहे हो, मालिकाना अधिकार, कि मेरे पास आई हैव अ हाउस, आई हैव 2 डॉटर्स, आई हैव अ पेन, ठीक है, आई हैव अ कार। तो ये सब मालिकाना अधिकार बता रहा है ना। ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, मतलब ही पोजेसेस अ पेन, उसके पास एक पेन का अधिकार है। ही हैज अ हाउस, ही इज द पोजेसर ऑफ अ हाउस। तो यहाँ पर पोजेशन बता रहा, बट यहाँ का हैज रिटन में ना, यहाँ का हैज ऑक्सिलरी है और एक्शन वर्ब, ठीक है, एक्शन वर्ब है, क्योंकि यहाँ हैज के द्वारा कोई क्रिया हो रही है, लिखने की क्रिया हो रही है। तो दो चीज याद रखना कि यहाँ का हैज सहायक क्रिया है, मेन ऑक्सिलरी वर्ब है और एक्शन वर्ब है, और यहाँ का हैज में आपके पास पेन होने में कोई क्रिया नहीं है और स्टेटिव वर्ब है और पोजेशन बता रहा है, ठीक है। तो हैज हैव हैड और मेन वर्ब है, याद रखना कि हैज हैव हैड को हम मेन वर्ब के रूप में तभी यूज करते हैं जब वो पोजेशन बता रहा है, पोजेशन, ठीक है। याद रखना कि हैज हैव हैड, यहाँ पे हैज हैव हैड पोजेशन बता रहा है, इसका मतलब है कि मेन वर्ब है, और जहां पोजेशन नहीं बता रहा है वहां पर ऑक्सिलरी है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लिखा आई हैड अ बिग हाउस, फिर लिख दिया आई हैव अ बिग हाउस, या लिखा मैंने ही हैज अ बिग हाउस। तो अब देखो यहाँ पे पोजेशन बताया जा रहा है ना, ही इज द पोजेसर ऑफ अ बिग हाउस, ही इज द ओनर। अगर पोजेशन नहीं समझ में आ रहा है ना, मालिकाना अधिकार, तो ओनरशिप लिख दो। वो एक घर का, बड़े घर का ओनर है, ठीक है। मैं एक बड़े घर की ओनर हूँ, यहाँ भी वे मतलब ओनर थी, आई हैड अ बिग हाउस, यहाँ पास्ट में चला गया, और वो एक बड़े घर का ओनर है। तो यहाँ का हैज क्या बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है ना, पोजेशन बता रहा है। यहाँ भी हैज पोजेशन बता रहा है और यहाँ भी हैज पोजेशन बता रहा है। और जब भी हैज हैव हैड, जब भी हैज हैव हैड पोजेशन का सेंस देना, तब वो मेन वर्ब का काम करेगा। और जिस वाक्य में हैज हैव हैड पोजेशन का सेंस नहीं दे रहा है, तो वो मतलब ऑक्सिलरी का काम करेगा, ऑक्सिलरी, ठीक है। पहले मुझे बताओ इतना दूर क्लियर है, इधर दूर क्लियर है। अब एग्जैक्टली एरर्स कैसे आएगा वो बताऊं। हैज हैव हैड जब मेन वर्ब का काम करता है ना, तब वो वाक्य में पोजेशन का बताता है, ठीक है। और जब वो मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है ना, तो वो ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, तो वो पोजेशन नहीं बताएगा। ही हैज बीन राइटिंग, ठीक है, ही हैज रिटन, ही हैज टेकन, ही हैज गिवन, ओके। आई हैव अ कार में भी वो मेन वर्ब, आई एम द ओनर ऑफ अ कार। हाँ, पहले तो मेरे को ये बताना था हैज हैव हैड ऑक्सिलरी भी होता है और हैज हैव हैड मेन वर्ब भी होता है। और हैज हैव हैड वाक्य में मेन वर्ब का काम कब करेगा, जब मालिकाना अधिकार वाला सेंस आएगा ना, तो वो मेन वर्ब का काम करेगा। लेकिन जब मालिकाना अधिकार वाला नहीं है तो ऑक्सिलरी का काम करेगा, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर का है, मुझे लग रहा है 2015-16 का होगा, ये वाला सेंटेंस ऑफलाइन पढ़ाती थी तब के सब सेंटेंसेस ऐसा आया था। His assistants have and are still doing, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रेट वर्क, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और अभी ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत है। अब देखो, पहले अब लिख के बोर्ड की तरफ ध्यान दो, पहले आप लिख के डन बोलो, बोर्ड की तरफ नहीं देखते हो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, जरा सेंटेंस देखना, ये तो कंजंक्शन आ गया, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, आर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये हो गया मेन वर्ब।
ये आर ऑक्सिलरी हो गया, आर डूइंग, और ये मेन वर्ब हो गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ का हैव क्या है, बताना। ये जो हैव है ऑक्सिलरी है कि मेन है, जरा बताना। ऑक्सिलरी है कि मेन है? अरे नहीं नहीं, यहाँ पे ना कभी कभी कंजंक्शन ना थोड़ा बहुत टेंस में गद्दारी कर देता है। ओके, टेंस में कभी कभी क्या होता है ना कि एक पार्ट प्रेजेंट जाता है और दूसरा फ्यूचर भी जा सकता है। वो अच्छा काम कर चुका है पहले और आगे भी करेगा, तो टेंस में थोड़ा बहुत कंजंक्शन गद्दारी निभा देता है। हाँ, ऑक्सिलरी नहीं है। अरे ऑक्सिलरी होता तो हैव के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आता है, हैव के थर्ड फॉर्म आता है, बट यहाँ कहीं थर्ड फॉर्म का नामो निशान नहीं है। थर्ड फॉर्म है ही नहीं यार, थर्ड फॉर्म कहाँ से आ जाएगा? अकेला हैव है, जैसे आई हैव अ बुक, अकेला हैव है। अकेला हैव है मतलब यहाँ का हैव मेन वर्ब, मेन वर्ब है। अगर ऑक्सिलरी होता तो थर्ड फॉर्म आता ना सेंटेंस में, आगे जाके कहीं भी थर्ड फॉर्म नहीं। ऐसा थोड़ी है कि एंड लगा के और बाद में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऐसा थोड़ी। हैव के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये मेन वर्ब है। और हैव मेन वर्ब का काम कब करता है? जब वो पोजेशन बताता है, मालिकाना अधिकार बताता है। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे मालिकाना अधिकार वाला सेंस जा रहा है? इस सेंटेंस का ट्रांसलेट अभी तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा, अकेला हैव मेन वर्ब है, और हैव मेन वर्ब का काम तब करता है ना जब वो पोजेशन बताता है। बट यहाँ पोजेशन का सेंस जा रहा है, ऐसा कुछ सेंस जा रहा है, उसके असिस्टेंट्स के पास है, मतलब उसके असिस्टेंट्स के पास कोई चीज है, गाड़ी बंगला कोई चीज है, और वो अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये सेंस ये नहीं जा रहा है, सेंटेंस का सेंस ये नहीं जा रहा है, सेंटेंस का सेंस ऐसा जा ही नहीं रहा है, पोजेशन का सेंस यहाँ जा ही नहीं रहा है, इसलिए हैव को मेन वर्ब का काम करना ही नहीं है। इस सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? उसके असिस्टेंट्स पहले भी अच्छा काम कर चुके हैं और स्टिल अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं और पहले भी अच्छा काम कर चुके हैं। यहाँ कोई पोजेशन का सेंस नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ हैव को मेन वर्ब का काम नहीं करना चाहिए, यहाँ पर हैव को काम करना चाहिए था ऑक्सिलरी का, क्योंकि सेंस ये थोड़ी जा रहा है उसके असिस्टेंट्स के पास कोई चीज है और अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। सेंस जा रहा है वो कर चुके हैं अच्छा काम, अभी भी कर रहे हैं। ये हैव को ऑक्सिलरी जाना चाहिए, तो ऑक्सिलरी जाना चाहिए, तो ऑक्सिलरी के बाद एक मेन वर्ब चाहिए। सेंटेंस का मेन वर्ब ये है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है मेन। तो अब सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब सेंटेंस देखो ऐसे करेक्ट हो गया, हिज असिस्टेंट्स। अगर मैं हैव लगाती ना तो सेंटेंस का मतलब ही कुछ अटपटा सा जा रहा है। उसके असिस्टेंट्स के पास हैव मतलब वो उसके असिस्टेंट्स के पास कोई चीज है और अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं। हिज असिस्टेंट्स हैव डन, हैव डन का मतलब क्या है? पहले भी अच्छा काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, एंड आर स्टिल डूइंग। ठीक है, तो यहाँ पर हैव मेन वर्ब का काम कर रहा था, बट इसको नहीं करना चाहिए था मेन वर्ब। हैव मेन वर्ब का काम कब तब करता है ना जब पोजेशन का सेंस बताता है, बट यहाँ पोजेशन का सेंस जा ही नहीं जा रहा था कि उसके असिस्टेंट्स के बाद गाड़ी बंगलो कुछ वाला है। वो तो अच्छा काम पहले भी करते थे और अभी भी कर रहे। हाँ ठीक है, अभी और भी एग्जाम्पल दे रही। ओके हाँ, अब मैं और भी एक क्वेश्चन देती हूँ। he has and will be faithful to his parents। अब जरा सेंटेंस का सेंस देखो, पहले तो बता दूं ये विल क्या है? विल मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं
और उसके बाद उसका मेन वर्ब का V1 फॉर्म आता है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं ना, और ऑक्सिलरी के बाद V1 आता है। अभी ये सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? ओके, ही हैज या ही हैज का मतलब है उसके उसके पास है। ठीक है, यहाँ का हैज अभी मेन वर्ब का काम कर रहा है, हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है, और हैज मेन वर्ब का काम तब करता है जब पोजेशन बताता है। तो ऐसा कोई सेंस जा रहा है? ही हैज, उसके पास है, और वो आगे भी अपने पेरेंट्स के प्रति वफादार रहेगा, ऐसा कुछ सेंस नहीं जा रहा है ना? ओके, ऐसा तो कोई सेंस नहीं जा रहा है। ही हैज, यहाँ हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है, और हैज मेन वर्ब का काम कब करेगा? जब पोजेशन बताएगा। बट यहाँ पोजेशन का सेंस थोड़ी जा रहा है कि उसके पास है और वो आगे भी अपने पेरेंट्स के प्रति ईमानदार वफादार रहेगा। नहीं, वो अपने पेरेंट्स के प्रति वफादार रह चुका है और आने वाले भविष्य में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ का हैज पोजेशन का सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए हैज को मेन वर्ब का काम नहीं करवाना, ऑक्सिलरी का करवाना है। और हैज ऑक्सिलरी का काम करता है तो उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इस सेंटेंस का मेन वर्ब बी है और बी का थर्ड फॉर्म बीन, ही हैज बीन, मतलब पहले भी वफादार रह चुका है और आगे भी रहेगा, आगे भी रहेगा। ओके, हाँ, ही हैज बीन। जैसे ही हैज एंड विल हेल्प द पुअर। ठीक है, वो पहले भी मदद कर चुका है और भविष्य में भी मदद करेगा। ठीक है, तो ही हैज को ऑक्सिलरी का काम करवाना है, तो ही हैज हेल्प्ड, पहले भी कर चुका है और आगे भी करेगा। तो ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान देना, ये असिस्टेंट वाला आपको प्रीवियस पेपर में टाइप करोगे मिल जाएगा कि मैम वहां पे क्यों लगा रहा है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इसलिए लगा रहा है क्योंकि हमें यहाँ ऑक्सिलरी का काम करवाना है, मेन वर्ब का काम नहीं करवाना है। मेन वर्ब का काम तब होता है ना जब पोजेशन का सेंस जाए। ठीक है, तो हाँ, ही हैज हेल्प्ड, पहले भी गरीबों की मदद कर चुका, आगे भी करेगा। ऐसा भी एक मिल जाएगा, ही नेवर हैज एंड विल, दो बार नेवर लगा सकते। गो टू पिकनिक, ना कभी वो पिकनिक गया है ना आगे जाएगा, तो ऐसा सेंस थोड़ी जा रहा है। इस ही नेवर हैज, उसके पास कभी नहीं था कुछ भी और ना वो पिकनिक पे जाएगा, ऐसा सेंस थोड़ी जा रहा है। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं ना पहले कभी पिकनिक पे गया है ना आगे कभी जाएगा। विल मॉडल वर्ब है, उसके साथ V1 लगा है, और यहाँ पोजेशन का सेंस नहीं दे रहा, ऑक्सिलरी का काम करवाना है। ही नेवर हैज गॉन, क्योंकि गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ना पहले कभी गया है ना आगे कभी जाए। तो अभी 2-3 मिनट बचा है, लेकिन हम लोग क्लास को खत्म कर लेते हैं, 2 मिनट बचा हुआ है, क्योंकि कुछ नया टॉपिक का आज वर्ब कहाँ से खत्म कर दूंगी। अरे अभी तो वर्ब खत्म होने में ना मतलब टाइम लगेगा, होली के बाद ही खत्म हो पाएगा। मैंने आपको बोला है ना, होली वर्ब महाभारत के 18 दिन का युद्ध है। महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चला था ना, तो वैसे ही वर्ब चलेगा, अभी वर्ब चलेगा। ठीक है, अभी तो मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब श्योर रिपे नहीं होगा, ही प्रॉमिस्ड मी दैट ही कुड श्योरली रिपे होगा, क्योंकि कुड मॉडल वर्ब है और रिपे वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए आलोक, श्योरली हो। तो अभी तो हमें टाइम लगने वाला है। ये देखो, अभी तो हमें कल से बहुत खूबसूरत टॉपिक शुरू होगा, जिसमें मतलब एकदम दिमाग बहुत खर्च होगा। वर्ब पढ़ने के बाद ना तुरंत भूख लग जाएगी। तो कल तो मैं आपको स्टार्ट करूंगी कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। मैंने ऑक्सिलरी पढ़ाया, मेन वर्ब पढ़ाया, स्टेटिव पढ़ाया, एक्शन पढ़ाया, ठीक है, ट्रांजिटिव पढ़ाया, इनट्रांजिटिव। कल हम फाइनली नॉन फाइनाइट वर्ब शुरू करेंगे। ठीक है, और अभी मैं जाती हूँ, विकास का देखती हूँ और आपका PDF डलवाती हूँ। ठीक है, तो काइंडली आपके बैच में आज एक PDF जाएगा। ठीक है, देखती हूँ, एक जाए या 2 जाए, 2 भी जा सकता है, और एक PDF तो मिल चुका है,
दो देखती हूँ कि अगर पढ़ा दिया होगा तो 2 डाल देंगे, उसको बना लीजिएगा, बना लेना है। अच्छा 11 बज गए हैं, ओके ठीक है, ओके। तो चलो वर्ब और टेंस नहीं वर्ब थोड़ा सा टफ नहीं बोलोगी, लेंदी टॉपिक है। अरे वर्ब पढ़ने के बाद उसके बाद टेंस में आपको मजा आएगा। सारा दिमाग तो वर्ब में खर्च हो गया, टेंस में आपको मजा आने वाला, क्योंकि आप देख रहे हो वर्ब में ना, वर्ब में हम लोग कितने, वर्ब में थोड़ा बहुत एक्टिव पैसिव भी टच कर ले रहे हैं, वर्ब में थोड़ा बहुत हम लोग टेंस भी टच कर ले रहे हैं। तो इतना आपका दिमाग टफ चीज जब आप पढ़ लेते हो ना, तो आने वाले जो भी टॉपिक्स जो टफ लगता है स्टूडेंट को, वो भी इजी लगने लगेगा। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।